2023 की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों ने हर बार की तरह इस बार भी कामयाबी और संघर्ष की कई कहानियों को लोगों से रूबरू कराया है। भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी परीक्षा में सफल होने की दर आमतौर पर 0.01% से 0.2% तक होती है। साल 2023 की परीक्षा का परिणाम 25 अप्रैल को आया, जिसमें कुल 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों में से सिर्फ 1016 यानी 0.1% लोगों का चयन हुआ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। परीक्षा में पास हुए ये लोग अब सिविल सर्वेंट कहलाएंगे। दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या प्रयागराज का सलोरी इलाका या फिर पटना का बाजार समिति, यहाँ हर साल देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में छात्र एक सपना लेकर आते हैं कि एक दिन वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। लेकिन ये सपना सिर्फ चंद लोगों का ही साकार हो पाता है। अपना घर, परिवार, रहन सहन और आचार विचार को छोड़कर कोचिंग हब के शहर जाने वाले छात्रों के लिए इन शहरों में खुद को नए सिरे से तैयार करना आसान नहीं है। कम व्यवस्थाओं में ही खुद को ढालना पड़ता है। हर साल रिजल्ट आते ही सफल उम्मीदवारों के संघर्ष और कड़ी मेहनत की कहानियां सामने आती हैं, लेकिन असफल हुए लाखों उम्मीदवारों के संघर्षों के बारे में शायद ही कोई बात होती है। साल 2023 के परिणाम आंकड़ों की ओर देखें तो पता चलता है कि हर 1000 में सिर्फ एक स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सका है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी भी परीक्षा में सफल या असफल होने का पैमाना क्या है। एक सफल हुए स्टूडेंट और 999 असफल स्टूडेंट्स के बीच क्या फ़र्क है? आखिर उनकी मेहनत रिजल्ट में क्यों तब्दील नहीं हो पाई? आज ये जानने के लिए हम बात करेंगे टॉपर्स के अनुभव, मनोवैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाले कोच की मदद से उन आदतों को जानेंगे जो सफलता और असफलता की बुनियाद है। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही स्थिति में 8 से 10 घंटे पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट क्यों सफल होता है और दूसरा किन वजहों से पीछे रह जाता है। जैसा कि मशहूर किताब टॉपर्स स्टडी हैक्स के राइटर अविनाश अग्रवाल लिखते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के नंबर कम इसलिए नहीं आते कि उनमें ज्ञान, मेहनत या बुद्धिमत्ता की कमी है, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास प्लान्ड अप्रोच, राइट गाइडेंस और स्टडी टेक्निक नहीं होती है। स्टूडेंट्स के सामने चैलेंज कैपेसिटी की नहीं, बल्कि उस कैपेसिटी को रिजल्ट में बदलने की है। एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि हम स्टडी आवर्स कितना दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि स्टडी का आउटपुट कितना निकला, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए डेफिनेटली फिर जो महत्वपूर्ण है वो है कंसंट्रेशन। किस कंसंट्रेशन से हम पढ़ रहे हैं और किस प्रभावी तरह से हम पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ हमें पढ़ाई के घंटों पे फोकस नहीं देना चाहिए, आउटकम क्या है वो देना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एडवांस में प्लानिंग कर सकते हैं, मंथली, वीकली या डेली, कि मुझे आज के टाइम में या जो भी मेरा स्टडी आवर्स होगा, मान लीजिए वो 8 घंटे होगा या 10 घंटे होगा कि 12 घंटे होगा, उसमें ये कवर करना है। और रात में डे जब ख़त्म होता है उस दौरान समीक्षा, एक बस आत्मविश्लेषण किया जा सकता है कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ टेस्ट करने के लिए ये किया जा सकता है कि शुरुआत में या जब एक बार कोई भी सिलेबस, कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट अगर पूरा कर लिया है, उसके बाद में या तो मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे खुद को परखा जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है कि क्या अपन ने सही तरह से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एक और स्ट्रेटजी जो रहती है कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए, कि जिस तरह से अपने हाथ की सभी उंगलियां तो सेम नहीं होती हैं, उसी तरह के सिलेबस के सारे टॉपिक्स या सारे सब्जेक्ट भी सेम इम्पोर्टेंस के नहीं होते हैं। अब कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पे हमें दिमाग की एनर्जी ज़्यादा लगानी है, ये डिटरमाइन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो उस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी टॉपिक को पकड़ने से पहले, सो दैट हमें पता रहे कि कहाँ पे अपने एफर्ट्स ज़्यादा लगने हैं। कोई ऐसे क्षण, कोई ऐसे घंटे, कोई ऐसा दौर अगर हो जहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा, जहाँ पे माइंड बार बार भटक रहा है, तो वहाँ पे हम कुछ दूसरी स्ट्रेटजीज़ का सहारा ले सकते हैं, जैसे एड्यूटेनमेंट जिसको मैं बोलूँगा। एड्यूटेनमेंट का मतलब कि कोई पढ़ाई से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें जो माइंड हमारा ज़्यादा एंगेज करती हैं, जैसे एंटरटेनिंग प्लस एजुकेटिव टीवी सीरीज़ हो गई, कुछ मूवीज़ हो गई। देर रात तक पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, क्लास में एक्टिव रहना, अच्छी किताबें, सही कोचिंग और ट्यूटर चुनना, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये चीज़ें एक तरह से अहम होती हैं।
लेकिन अगर 8 से 10 घंटे पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में ना आए, नोट्स और क्लास में पढ़ी चीज़ें एग्ज़ाम में याद ही ना रहें, टीचर की बातें सिर के ऊपर से निकल जाएं, ऐसे में 10 घंटे की मेहनत भी बेकार हो जाती है। इसलिए कंपटीशन की तैयारी करते समय बाहरी फैक्टर्स के साथ माइंड मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नींद, हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑर्गेनाइज तरीके से की गई प्लानिंग माइंड मैनेजमेंट का हिस्सा है। इनके सहारे कड़ी मेहनत को रिजल्ट में बदलना आसान हो जाता है। साल 2023 के यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव हों या पहले के टॉपर कनिष्क कटारिया, इशिता किशोर, प्रदीप सिंह या शुभम कुमार, किसी का भी इंटरव्यू उठाकर देखें तो सब में एक बात ज़रूर कॉमन मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग की। माइंड मैनेजमेंट स्किल की अहमियत को खाने और पचाने के उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर शख्स हेल्दी डाइट ले, तमाम अच्छी ताज़ी फल और सब्जियां खाएं, लेकिन उसे पचे ही नहीं, तो उस हेल्दी डाइट का बॉडी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बॉडी उस डाइट के न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा है। इसी तरह कोई भी स्टूडेंट रात भर जागकर पढ़े, बिस्किट खाकर दिन काटे, सब कुछ भूलकर शोरगुल के बीच पढ़ाई जारी रखे, तो ऐसी स्थिति में वह पढ़ तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन बातें उसके दिमाग में दर्ज ही नहीं होती। पढ़ी गई बातें ठीक से समझ आएं और परीक्षा तक याद रहें, इसके लिए माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। वहीं माइंड मैपिंग इसका एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कंपटीशन केयर की एक रिपोर्ट यूपीएससी और स्टेट की सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता का परचम लहराने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स की हैबिट्स पर है। इस रिपोर्ट में हेल्दी लाइफस्टाइल को परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी ज़रूरी बताया गया है। कंपटीशन केयर की रिपोर्ट बताती है, अगर पढ़ाई में एक तरह का डिसिप्लिन हो, कब, क्या और कितना पढ़ना है, यह तय हो तो बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। स्टडी कोच अविनाश अग्रवाल अपनी किताब में स्टडी टेक्निक की बात करते हैं कि कम समय में ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा याद रख पाना टैलेंट से ज़्यादा स्टडी टेक्निक का मसला है। पॉइंट्स पे अगर हम बात करें कि छोटी छोटी तरकीबें पढ़ाई की क्वालिटी पर कैसे असर डालती हैं, तो पढ़ाई करने की एक जगह निश्चित होनी चाहिए, एक फिक्स्ड टाइम टेबल बनाना चाहिए। दिन भर जो कुछ भी पढ़ा है उसे सोने से पहले एक बार रिवाइज ज़रूर करें। 2 घंटे से ज़्यादा लगातार पढ़ाई ना करना, बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लेना, किसी डिवाइस के बजाय कॉपी और किताब से पढ़ाई करना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सिर और आँखों पर ज़्यादा दबाव भी पड़ता है। 7 से 8 घंटे की कंप्लीट नींद लेना। माइंड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर कि एक चक्रव्यूह में, मेंटल चक्रव्यूह में कई बच्चे, कई एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। वो ये है कि सपोज़ कुछ दिन बच्चों के वेस्ट हो गए, एस्पिरेंट्स के वेस्ट हो गए, तो मान लीजिए 2 दिन वेस्ट हो गए, किसी कारण से कोई हेल्थ इशू हो या फिर कोई पारिवारिक कुछ इशू हो, व्यक्तिगत इशू हो कुछ, तो उसके बाद में अगले 2-3 दिन दिमाग ख़राब ऐसे हो जाता है कि मेरे 2 दिन वेस्ट हो गए, अब इतना लॉस हो गया मुझे, अब मैं क्या करूं। तो इस टेंशन में, इस फ्रस्ट्रेशन में और टाइम वेस्ट होता है। अब जब 2 दिन और वेस्ट हो गए फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में, तो वो एक साइक्लिकल होता रहता है। अब ओवरऑल कुल 4 दिन वेस्ट हो गए, तो 4 दिन का फिर अब फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है। तो एस्पिरेंट्स को ये माइंड में रखना चाहिए कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी, 15 दिन भी, महीने भी, कभी कभी कुछ सर्टेन सिचुएशंस में लगभग सभी के चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो इसको लेके हमें बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड नहीं होना है, और हेल्थ कंडीशंस का पूरा अच्छे से ध्यान रखें, और जितना अच्छे से बात कर सके सबसे बात करते रहें, तो हमारा फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी सही रहेगा। बाकी कभी अगर टाइम वेस्ट हो गया किसी कारणवश, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के काम आएगा।